Assalamu alaikum. I'm Shakil Yusuf, your subject chemistry teacher. You are connected with बेनज़ीर बनो प्रोग्राम जहां फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्रैश ईयर की क्लासेस जारी हैं। कल के दिन में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर क्वांटम नंबर्स को डिटेल से डिस्कस किया था और मैंने आपको चारों क्वांटम नंबर्स का सेट पूरा बताया था। क्वांटम नंबर्स को थोड़ा सा रिपीट करने के बाद आज हमारे पास एक नया टॉपिक होगा जिसे कहते हैं रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटम नंबर कल हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, तो मैंने सबसे पहले आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट में मौजूद है। इसे एन से जाहिर करते हैं और मैंने यहाँ पर आपको एक अहम फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें मालूम करने हो, इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट। ये कल के दिन में मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। और इसके बाद मैंने आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर बताया था जिसे एल से जाहिर करते हैं, स्मॉल एल से। इसकी वैल्यू हमेशा एन से कम होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मींस उसके ऑर्बिटल्स की इंडिकेशन करता है कि वो एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है। और मैंने आपको यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला 2 into 12+1। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इज अप्लाइड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी ओरिएंटेशन जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। उस ओरिएंटेशन को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से बताते हैं। इसे एम से जाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू -L, 0 और +L तक जाती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था ये। आखिरी में स्पिन क्वांटम नंबर। किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है। और स्पिन क्वांटम नंबर को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसे हम +½ कहते हैं, या फिर माइनस यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसे हम -½ कहते थे। ठीक है, कल तक हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज चलते हैं नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, इलेक्ट्रॉन्स जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने रूल जो है वो मुरतब किए और हमें बताए कि इलेक्ट्रॉन्स की भर्ती के वक्त, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त किन रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं जी पहले रूल की तरफ जिसे हम कहते हैं अफबाव प्रिंसिपल। जी, ये अफबाव जो है किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आप ये समझे कि किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं ऐसा नहीं है। ये ग्रीक वर्ड है, मैंने यहाँ लिखा है। ग्रीक वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप। अफबाव मीन्स बिल्डिंग अप। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, दे आर कंफ्यूज एंड गेट देमसेल्फ मिसयूज द वर्ड अफबाव। दे थिंक देमसेल्फ के ये जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम है। हरगिज़ ऐसा नहीं है जी, ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है बिल्डिंग अप। इसमें हम क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं? अफबाव वैसे बेसिकली पॉली ने दिया था। मैं आपको ये बताता चलूं, पॉली साइंटिस्ट था जिसने अफबाव प्रिंसिपल दिया था। और इस प्रिंसिपल के तहत हम लोअर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट देन हायर एनर्जी लेवल। हमेशा जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब भर्ती करेंगे, तो लोअर एनर्जी लेवल्स, वो एनर्जी लेवल्स, वो ऑर्बिटल्स जिनकी तवानाई जिसे कहते हैं कम होती है, आर फिल्ड फर्स्ट देन हायर एनर्जी लेवल। तो हम चलते हैं जी, इन्होंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो दी ऑर्बिटल्स को फिल करने की, पहले वो डिस्कस करते हैं, इसके बाद एक आध प्रैक्टिस इसकी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा प्लीज। मैंने यहाँ पर आपके पास जो है वो स्टेटमेंट है वो लिखा है, ऑर्बिटल्स ऑफ द लोअर एनर्जी आर फिल्ड फर्स्ट देन हायर एनर्जी। कि जिसकी एनर्जी लो होगी उसको पहले फिल करोगे और जिसकी एनर्जी हाई होगी उसको बाद में फिल करोगे। तो ये एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का एक चार्ट यहाँ पर मौजूद है जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि पहले जो है वो आप किसको फिल करोगे, 1s को। अगर मेरी क्लास आपने पहले ली हो, आपको याद होगा मेरी फर्स्ट क्लास जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जब बेनज़ीर बनो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो जब मैंने पहला लेक्चर लिया था ना, उसमें मैंने आपको ये चार्ट बताया था और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट उस पहले लेक्चर को लिया हुआ है किसी स्टूडेंट ने, तो उसको ज़रूर याद आ जाएगा कि हाँ जी, ये क्लास हमने पहले भी ली थी। तो चलते हैं जी, हम यहाँ पर देखें कॉन्फ़िगरेशन के वक्त ज़रा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट। पहले हम किसको फिल करेंगे, 1s को, यानी ये जो एरो है ये लोअर एनर्जी लेवल का पहला एरो है हमारे पास। ठीक है, 1s, राइट। फिर इसके बाद हम किसको फिल करेंगे, 2s को। फिर इसके बाद 2p, 3s। अच्छा, बेसिकली रिटर्न में तो ऐसा आता है कि 1s, 2s, 2p, 3s, 3p नहीं, 3d नहीं, 4s, 4p नहीं। हम क्या करेंगे, हमेशा पहले 1s को फिल करेंगे, फिर 2s को फिल करेंगे, फिर 2p 3s को, 3p 4s, 3d 4p 5s एंड सो ऑन। मींस डायगोनल में जो हमारे पास एरो चल रहे हैं, हम उस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। क्लियर हो रही है स्टूडेंट ये वाली चीज? चलें जी, अब बात ये होती है कि हम प्रैक्टिस कैसे करें।
हम एक कोई भी एटॉमिक नंबर जो है वो सपोज करते हैं और उस एटॉमिक नंबर की मदद से जो है वो हम इस इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस चार्ट के अकॉर्डिंगली। तो मैं ये चाहूंगा स्टूडेंट सबसे पहले कि चूंकि मुझे जो है वो टाइम कम है और मुझे टॉपिक्स जो है वो ज्यादा कवर करने होते हैं, तो एक काम किया करें, देखें आपके पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है। आप जब भी ये काम आपको ऐसा लगे कि कोई यूजफुल थिंग्स जो है वो बोर्ड पर मौजूद है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि मुझे मजबूरन बोर्ड को मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक्सरसाइज भी करवानी होती है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं डेफिनेशन सिर्फ इसकी मिटा रहा हूं ताकि मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन, एक दो कॉन्फ़िगरेशन के एग्जांपल करवा दूं, ताकि अब वह प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाए कि जब भी किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें लोअर एनर्जी लेवल को पहले फिल करना होगा और हायर एनर्जी लेवल को बाद में फिल करना होगा। यहाँ एक ऐसी मिसाल है, लेकिन उल्टी मिसाल है, कि अगर हम किसी जगह जाते हैं तो पहले हम जो है वो बड़ों से हाथ मिलाते हैं कि बड़ों को पहले तरजीह दी जाती है, या कुछ सर्व करते हैं तो बड़ों को करते हैं और छोटों को बाद में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके बरक्स है कि पहले छोटों को पूछो बाद में बड़ों को पूछो, मीन्स लोअर एनर्जी लेवल्स को पहले फिल करो और बाद में हायर एनर्जी लेवल को फिल करो। तो होप सो you are getting this point. Please come towards the topic. I am just rubbing the definition of this topic of Bohr principle, and let's move towards the first example of this principle. जी स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर चार्ट रखा हुआ है और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पोटेशियम का एलिमेंट है, ठीक है, इट हैज 19 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर हमें 19 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम अफबाउ प्रिंसिपल से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले एरो कौन सा है हमारे पास? 1s। तो पहले हम किसको फिल करेंगे? 1s को। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डाल दिए। अभी भी 17 इलेक्ट्रॉन बचे हैं मेरे पास, किसको फिल करेंगे जी? 2s। ठीक है, तो हमने 2s2 कर दिया। गेटिंग दिस पॉइंट स्टूडेंट? राइट, ओके। 4 इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो तयन कर ली कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे एरो पर। पहला एरो मैंने कर लिया, दूसरा एरो मैंने फिल कर लिया, तीसरे एरो पर जाऊंगा, कौन सा ऑर्बिटल स्टार्ट करूंगा? 2p। यस, 2p। p में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहले बता चुका हूं, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, 2p के बाद हम आएंगे किस पर? 3s पर। तो अब आगे 3s2। अच्छा, काउंट करते रहिए इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसा ना हो मैं सीरीज आगे लेके चले जाऊं और इलेक्ट्रॉन्स कम हो, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिएगा, तवज्जो दीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 19, 2, 2, 4, 10, 12। कितने यूज कर चुका मैं? 12। लेकिन है कितने मेरे पास? 19। अभी भी गुंजाइश है, यानी अभी भी आगे चलेंगे हम। तो 3s2 के बाद जरा देखिएगा, ये एरो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। 3s2 के बाद मैं कहां आ जाऊंगा? 3p पर। राइट, मैंने 3p किया, और 3p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ऑक्यूपाई करवा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी डाल दिए मैंने। काउंट कर लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 12 और 6 कितने हो गए? 18। थे कितने टोटल? 19। 18 तो मैंने इस्तेमाल कर लिए, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है कि नहीं स्टूडेंट? 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है। मींस देखिए जरा प्लीज, मैंने यहां पर क्या इस्तेमाल कर लिया? 3p। अब 3p के बाद अफबाउ प्रिंसिपल के तहत कौन सा ऑर्बिटल आएगा? 4s। कौन सा आएगा? 4s। तो हम आखिरी ऑर्बिटल जो मेरा होगा वो होगा 4s, और चूंकि यहां से लेकर यहां तक मैंने 18 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, टोटल थे 19, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी 4s1 तक। मींस पोटेशियम के 19 इलेक्ट्रॉन्स को हमने मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बट अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल। अगर अफबाउ प्रिंसिपल ना होता तो 3s, 3p के बाद में चला जाता कहां पर? 3d में। अगर मैं इस सीक्वेंस से जाता तो 3d में डालना पड़ता, जो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती? गलत हो जाती। अफबाउ ने डायगोनल रिलेशनशिप दी। अफबाउ ने कहा कि इस तरीके से आप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, जब इस तरीके से फिल करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन एक्यूरेट ये आ जाएगी। होप सो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और एलिमेंट मैं यहां पर आता हूं, स्कैंडियम। जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, स्कैंडियम एक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल एटम है, याद रखिएगा आप, आपको पता भी होगा स्कैंडियम ट्रांजिशन है। चलते हैं जी स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन पर। तो हमें स्पीडी चलूंगा मैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहां से यहां तक? 20 है, कितने? 21। तो जरा देखिएगा मैंने कितने एरो इस्तेमाल कर लिए, 1 2 3 4, 3p के बाद 4s तक मैंने इस्तेमाल कर लिए। अब मैं आऊंगा किस किस एरो पर? पांचवें एरो पर, 1 2 3 4 5, पांचवें एरो पर आऊंगा। कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल करूंगा? जी हां, 3d। कौन सा? और 3d में कितने आ जाएंगे? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 21 थे, यहां तक 20 पहुंचा दिए, 21वां यहां आ गया। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो गई अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल। समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन था, मैं आपको बताऊं वो क्वेश्चन बल्कि यहां पर करवाता भी हूं। पहले बताऊं वो क्वेश्चन क्या था कि द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज आउट ऑफ ट्रेंड, व्हाई? वो ट्रेंड से अलग है। क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेकंड ईयर में भी आ जाता है, आपको बताऊं मैं। कॉन्फ़िगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज आउट ऑफ ट्रेंड, व्हाई? क्यों ऐसा होता है जनाब? चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। होप सो आपको ये दो कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ प्रिंसिपल से समझ में आ गई होगी। मैं उस क्वेश्चन की तरफ चलता हूं जो एग्जाम में इत्तेफाक से मैंने जो इस वक्त प्रैक्टिस पेपर बनाया, जो प्रीलिम पेपर बनाया जिस भी कॉलेजेस के लिए, उसमें मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है। इस क्वेश्चन को शेयर करते हैं आपसे, मैं शेयर करता हूं कि क्वेश्चन होगा किस तरीके से, ठीक है? तो मुझे बार बार कहने की जरूरत तो नहीं है स्टूडेंट कि स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपको कह चुका हूं कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको ऐसी लगे, अच्छी है, आपको समझ में आ रही है, स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं प्लीज, ठीक है? थैंक यू जी जनाब। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड क्यों है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज आउट ऑफ ट्रेंड, व्हाई? क्यों ऐसा क्यों होता है जनाब? इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम क्यों अलग तरीके से करते हैं? क्रोमियम 24, क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है? 24 है। जरा देखिएगा मैं कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर रहा हूं। मैंने क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन यही हो रही है 3d4, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग। ये कॉन्फ़िगरेशन को रॉन्ग कंसीडर किया गया। क्यों? हालांकि वही बात है कि 20 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो 24 तो पूरे हो गए, और हमने भर्ती कर दी, हमने इलेक्ट्रॉन को दाखिल कर दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने तो 24 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। लेकिन अब क्यों गलत है? दिस इज आउट ऑफ ट्रेंड, व्हाई? बिकॉज हम इसको रॉन्ग करेंगे और हम इसको राइट किसको करेंगे? असल कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 एंड 3d5। वही बात है, सवाल आता है क्यों। हाँ, क्यों का सवाल आ गया ना, क्या तो नहीं आ गया कि हाँ जी ये तो पता चल गया जी 24 इलेक्ट्रॉन ऐसे डालेंगे। अब सवाल क्या बन गया भाई, क्यों? ऐसा क्यों? 4s1 और 3d5 क्यों कर दिया? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आप लोग क्यों का सवाल करने लग गए ना, उस वक्त आपकी केमिस्ट्री बन जाएगी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हर कोई क्या का सवाल करता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर पता है स्टूडेंट्स का अलमिया क्या है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं क्या के लिए, और क्यों पढ़ते हैं? एग्जाम देने के लिए। एक टॉपिक से हट के आपसे 1 मिनट सिर्फ शेयरिंग करूंगा स्टूडेंट्स, हम सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं, हम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ते। हमें अगर ये पता चल जाता है कि ये 12 क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में आएंगे तो हम उन 12 क्वेश्चन को ही याद करेंगे, हम 13वें क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाएंगे। बिकॉज क्यों? कि हमें सिर्फ एग्जाम देना है। अगर एग्जाम देने का मना हो जाए ना कि जनाब इस साल जो है वो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस से जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जनाब एग्जाम नहीं होंगे और आप लोग ऐसे ही पास हो जाओगे, आप इतने खुश हो जाओगे, कहोगे जी हमें पढ़ना ही नहीं है, हम क्यों पढ़ें, अब तो डायरेक्ट हमें डिग्री मिल जाएगी। तो जनाब पढ़िए इसलिए कि कुछ नॉलेज हो, और जब पढ़ रहे हो नॉलेज के लिए तो क्या के बजाय क्यों का सवाल करो। जब क्यों का सवाल करोगे और जब क्यों का जवाब मिलेगा तो उस वक्त आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जनाब चलते हैं जी, ये 4s1 3d5 क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। मतलब एस में टोटल 2 होते हैं, हाफ फिल्ड 1, डी में टोटल 5 होते हैं 10 होते हैं, तो इसका हाफ फिल्ड करोगे तो क्या हो जाएगा 5। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर प्रोमोट करते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री, टू ऑब्टेन द सिमेट्री ऑफ दीज ऑर्बिटल वी प्रोमोट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल टुवर्ड्स वैकेंट d ऑर्बिटल। So 1 electron is being promoted from s orbital towards the d orbital. Why? Because of the half filled orbitals. To make it half filled,
मतलब s में 2 होते हैं हाफ फिल्ड 1, d में 10 होते हैं हाफ फिल्ड 5। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स करने के लिए हमने यहां से यहां पर एक क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया। तो एग्जाम में अगर ये आता है आपके पास कि वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज आउट ऑफ ट्रेंड, तो आप क्या कहोगे? To make it half filled and full filled, it is to say it is the fact that half filled and full filled orbitals are more stable due to symmetry. That is why the configuration is out of trend. इसी तरह मेरे पास है कॉपर 29, जरा तवज्जो दीजिएगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन वही होती है 4s2 3d9। कॉन्फ़िगरेशन गलत, असल कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 3d10। तो हमेशा याद रखिएगा कि D4 होगा तो D5 कर दोगे, D9 होगा तो D10 कर दोगे। मींस D4 D9 केस में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड होगी। जब भी D4 होगा तो D5 कर दिया जाएगा, जब D9 होगा तो D10 कर दिया जाएगा। सिंपल वर्डिंग, सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंपल रीजन कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री हो जाती है, इस वजह से उसे हम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड होती है। ठीक है, अब प्रिंसिपल काफी है मेरे ख्याल से। चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास n+l रूल जो कि है विज वेजर रूल। n+l रूल क्या है? दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ n+l आर फिल्ड फर्स्ट। यानी कि अब बाकायदा कैलकुलेट करके हम बताएंगे कि जिसकी वैल्यू n+l के लिए कम होगी उसको पहले फिल करोगे, और जिसमें n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसको बाद में फिल करेंगे। मतलब अगर आपके पास दो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, इफ यू हैव टू चॉइस ऑफ द टू ऑर्बिटल्स, तो द ऑर्बिटल हैविंग लेस वैल्यू ऑफ n+l विल बी फिल्ड फर्स्ट, और वो ऑर्बिटल जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी वो बाद में फिल किया जाएगा। बट इफ द n+l वैल्यू इज द सेम फॉर द टू ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन विल गो इन दैट ऑर्बिटल हैविंग लेस वैल्यू ऑफ n। फिर हम ये देखेंगे कि n की वैल्यू किसके लिए कम है, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो हम चलते हैं जी, एक कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास दो किस्म के ऑर्बिटल है, एक मेरे पास जो है वो 4s है और एक मेरे पास जो है वो 3d है। मैं 4s के लिए n+l की वैल्यू निकालता हूं, जरा देखिएगा स्टूडेंट, n+l फॉर 4s, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और l के लिए यानी s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो क्या आ गया 4 आंसर आ गया। मैंने कंपैरिजन की है n+l 4s और 3d के लिए, यहां पर वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4 आ गई। इसी तरह अगर n+l है मेरे पास तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, जी हां 2, कितनी हो गई 5। आप मुझे ये बताइए, हमने दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू निकाल ली, किस ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू कम आई? जी जनाब, 4s के लिए n+l की वैल्यू क्या आई 4, 3d के लिए n+l की वैल्यू क्या आ गई 5। तो विच ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट सिंस n+l वैल्यू इज लेस फॉर 4s ऑर्बिटल देन 3d ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई 4s ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट। लिहाजा पहले किसको फिल करोगे आप? 4s ऑर्बिटल को फिल करोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर हो रही चीजें वाली। बट लेकिन अगर आपके पास n+l की वैल्यू सेम होगी दो ऑर्बिटल के लिए, मैं यहां पर आपको बता दूं 5s 4p, जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो दीजिएगा। अगर आपके पास n+l की वैल्यू सेम आ जाए, n+l इज इक्वल टू 5 + 0 इज इक्वल टू 5, n+l इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। फंस गए यहां पर, मसला आ गया। n+l की वैल्यू दोनों ऑर्बिटल के लिए क्या हो गई सेम। तो इफ n+l वैल्यू इज द सेम फॉर टू ऑर्बिटल्स देन इलेक्ट्रॉन विल गो इन दैट ऑर्बिटल हैविंग लेस वैल्यू ऑफ n, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी कम होगी। मतलब यहां तो क्लियर था कि पहले हम 4s को फिल करेंगे, बाद में हम 3d को फिल करेंगे, इसलिए कि 4s के लिए n+l की वैल्यू 4 है, 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल n+l जो कम होगी वो पहले फिल किया जाएगा, जिसके लिए ज्यादा होगी वो बाद में फिल किया जाएगा। समझ में आ रहा है रूल ये वाला। लेकिन यहां पर देखें 5s और 4p में अब चॉइस क्या है। 5s के लिए n+l की वैल्यू 5, 4p के लिए n+l की वैल्यू कितनी है 5, दोनों के लिए 5 है।
तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। चूंकि n की वैल्यू यहां पर कम है आपके पास, यहां n कितना है आपके पास 4, तो 4p जो है वो पहले फिल किया जाएगा, चूंकि इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, कम है। क्लियर, इज इट क्लियर? आई होप सो कि ये दोनों रूल्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन रूल है। तो रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ये तीसरा रूल है आपका, जो कि है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखिए जी, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट एक जैसा नहीं हो सकता। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स का मतलब यह है कि अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उसके लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट एक जैसा नहीं होता, एक क्वांटम नंबर में जरूर फर्क आएगा। जब एग्जाम्पल इसकी करवाऊंगा तो अच्छे तरीके से ये रूल जो है वो आपको क्लियर होगा। और इसमें आपको ये भी बताता चलूं कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड देयर स्पिन इज ऑपोजिट। किसी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं, आ सकते हैं, बशर्ते ये कि इनकी स्पिन क्या हो, ऑपोजिट हो। देखिएगा स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करता हूं, कंसीडर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट। मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर कर रहा हूं जो पहले ऑर्बिट में मौजूद है। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए पहले देखें n कितना हो गया, 1, 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, पहले ऑर्बिट में है पहले इलेक्ट्रॉन, तो n कितना आ गया 1। जब n 1 तो l कितना आ गया 0, l 0 तो m कितना आ गया 0, और s कितना हो गया प्लस हाफ। अच्छा, कल की क्लास में मैंने सारा आपको सिखाया था कि किस तरीके से होता है ये, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पहले ऑर्बिट में है, इसके लिए भी l कितना होगा 0। अच्छा, l क्यों 0 है, मैं रिपीट कर देता हूं, इसलिए कि l की वैल्यू इससे एक कम होती है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगी 0, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा 1, 3, 2, ऐसा। जब ये 0 होता है तो ये भी 0 होता है, इसके लिए भी क्या हो गया 0, लेकिन यहां s कितना हो जाएगा g माइनस हाफ। अब नोट कीजिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी ऑर्बिटल में चारों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का सेट एक जैसा नहीं होता। 3 क्वांटम नंबर तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एक जैसे हैं, लेकिन चौथे क्वांटम नंबर में फर्क है, जो कि स्पिन क्वांटम नंबर है। मींस कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो आपकी प्लस हाफ होगी, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो क्या होगी, माइनस हाफ होगी। तो ये आपका जो रूल है वो ये है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। क्लियर? और इसका रूल नंबर 2 ये भी कहता है कि एन ऑर्बिटल्स कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड देयर स्पिन इज ऑपोजिट। किसी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, बशर्ते कि इनकी स्पिन जो है वो क्या हो, ऑपोजिट हो। ठीक है, क्लियर हो गई चीज ये वाली। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा, ताकि मैं अगर कुछ चीजें यहाँ पर मिटाता हूं तो आपको पता चल जाए कि क्या चीज जो है वो आपने सीखी है। तो 3 रूल्स आपके सामने, आई डोंट थिंक सो कि इतना मुश्किल कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आप लोग ये कर सकते हैं। प्लीज इसका जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है हुन्स रूल। मैं ये मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स। हुन्स रूल, हुन्स रूल कहते हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को कहते हैं। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? देखिए, इफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट गो इन द वैकेंट ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ पेयरिंग। अगर आप चाहो तो मैं इसको लिख देता हूं, इट विल टेक 1 मिनट प्लीज। If orbitals of the same energy are available
then electron will first go in the vacant orbital instead of pairing. मतलब अगर किसी एटम में सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा और बाद में जो है वो पेयरिंग शुरू होगी। जरा तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट प्लीज। मेरे पास नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। जी हाँ, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये p में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो p की 3 डायमेंशंस हैं, आप सब जानते हैं। कौन सी 3 डायमेंशंस है? एक px, एक py और एक pz। यहां मैं लिख भी देता हूं px, py, pz। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑर्बिटल सेम एनर्जी के आपके पास अवेलेबल है। देन इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट गो इन द वैकेंट ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ पेयरिंग। मतलब ये है कि अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका कहां पर आ जाएगा? px में, ठीक है। फिर इसके बाद py, फिर इसके बाद pz, यानी सिंगली ऑक्यूपाई करोगे आप। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये होता है, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को फैलाओ। हाँ, अगर किसी ने ऐसा कर लिया, देखिएगा यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, ये हुंस रूल की खिलाफ वर्जी हुई, क्योंकि उसने कहा था कि आप मल्टीपल करो। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब इसको मल्टीपल करो। आपने क्या कर दिया? यहां पेयरिंग कर दी और सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं। आपके पास है कि इफ ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट गो इन द वैकेंट ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ पेयरिंग। पेयरिंग के बजाय पहले सिंगल सिंगल रखो। तो हम इस तरीके से करेंगे, राइट। इसी तरह अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, नंबर है इसका 8, 1s2 2s2 2p4। जी, p की कितनी डायमेंशंस है? वही 3 डायमेंशंस आ जाती है मेरे पास, एक px, एक py, एक pz। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम फिल करेंगे? 1 2 3। अब आप क्या करोगे? पेयरिंग शुरू करोगे 4, बजाय इसके कि आपने 1 2 3 4 यानी पेयरिंग शुरू में कर दी। नहीं, पहले सिंगल ही ऑक्यूपाई करेंगे, बाद में क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। तो ये है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको आज का टॉपिक रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स समझ में आ गया होगा, और इसमें हमने जो रूल्स सीखे हैं ये आगे तक आपको जो है वो काम आएंगे। और 4 रूल आपके पास हैं, जिसमें से अफबाउ प्रिंसिपल आपका बुनियादी रूल है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको किस तरीके से करनी है वो बताता है। और दूसरा ये है कि इसमें आपके पास जो है वो सेकंड रूल था n+l रूल। n+l रूल का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो जिसकी वैल्यू n+l की कम होती है उसको पहले और बाद में फिल करते हैं, ठीक है। तीसरा रूल आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने बताया, चौथा हुंस रूल बताया, ठीक है स्टूडेंट। तो होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें नए टॉपिक के साथ आपके मिलेंगे। और मैं ये कहूँगा कि इस टॉपिक की प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, जितनी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग कर सकते हैं वो कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, बेनज़ीर बनो प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहिए। अल्लाह हाफिज़।